हेलो एवरीवन, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे आपके पास कुछ ऑर्डिनरी इक्वेशंस होती है, जैसे आपके पास ये इक्वेशन है x + 3 = 2x + 5। तो ये एक जनरल लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे पास x क्या है, एक वेरिएबल है। उसी तरीके से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं या क्यूबिक इक्वेशंस होती हैं, जहाँ पे आपके पास वेरिएबल की कुछ पावर होती है, वेरिएबल का स्क्वायर, वेरिएबल का क्यूब। तो ये हमारे पास होती हैं पॉलिनोमियल इक्वेशंस। अगर हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो तब मैं इसको क्या कहूँगा, तब मैं इसको कहूँगा कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक इक्वेशन है cos x + 1 = 0। तो इसको मैं क्या कहूंगा कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। या इसी तरीके से कुछ भी हमारे पास और इक्वेशंस हो सकती हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल आप देख सकते हो कि वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ पे हमको वेरिएबल की वैल्यू पता करनी होती है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप इस इक्वेशन को, एक क्यूबिक इक्वेशन को या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या एक लीनियर इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो, तो वहां पे आपके पास जनरली जो वैल्यूज होती हैं वेरिएबल्स की, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या आती है, स्पेसिफिक वेरिएबल की वैल्यूज आती है। मींस अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको x की एक वैल्यू मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एक। उसी तरीके से अगर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो वहां पे आपके पास वेरिएबल की 2 वैल्यूज मिलती हैं। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो वहां पे 3 वैल्यूज मिलती हैं। लेकिन अगर आप इनको सॉल्व करते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, तो यहाँ पे आपको इनफाइनाइट वैल्यूज मिलती हैं। चलिए देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है, सपोज मैंने कहा cos x + 1/2 और cos x - 1/2 = 0। तो आप कहोगे कि cos x = 1/2 हो जाएगा। और यहां से आप जनरली यही कहते हो cos x = 1/2, और 1/2 कहाँ पे होती है वैल्यू cos x की, वो होती है 60 पे, दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री को अगर आप रेडियन में लिखते हो दैट इज π/3। तो आप सीधा आंसर बोल देते हो कि हाँ भाई हमारी वैल्यू क्या आ गई, π/3 आ गई। लेकिन अगर हम उसी फॉर्म में चलते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन में देखते हैं, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से सॉल्व होगी। देखिए ये आपके पास एंगल है π/3 का, माने 60 डिग्री का। तो अगर ये 60 डिग्री का एंगल है, x की वैल्यू π/3 आ गई, तो cos x = cos π/3। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये π/3 का एंगल ना होके मैं यहां से एंगल बनाता हूं, ये एंगल π/3 का है, और अगर कंप्लीट रोटेट करके वापस इस तरीके से वापस वहीं पे पहुंच जाऊं, तो ये वैल्यू होगी पाई या 2π + π/3, यानी 2π + π/3 यानी कि 7π/3। तो अब अगेन 7π/3 पे भी वही वैल्यू आ रही है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि x की वैल्यू क्या है, 7π/3 हो सकती है। उसी तरीके से अगर आप इसमें 2π ऐड करते जाओगे, और केवल यहाँ पे नहीं, नेगेटिव पे भी, अगर मैं 5π/3 पे भी चेक करूंगा तो 5π/3 पे भी वही वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यूज आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल रिपीट होती रहती हैं। मतलब अगर आप x की वैल्यूज देखोगे तो यहाँ पे 2π के बाद अगेन 2π के बाद हर 2π के बाद रिपीट होती रहेंगी, और आपको ऐसे में बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि अब हमको सॉल्यूशन कैसे मिलता है। तो यहाँ पे हमको 2 तरीके के सॉल्यूशंस मिलते हैं। एक को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन और दूसरे को कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, एक को आपको ध्यान रखना है, पहले को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है कि x की जो जनरल वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे मैंने कहा x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, π/3 आनी चाहिए। लेकिन अगेन 2π + π/3 अगर आप करोगे तो सेम वो वैल्यू भी x की आ सकती है, या 2π - π/3 पे भी आ सकती है। उसी तरीके से 4π + π/3 पे भी आ सकती है, 4π - π/3 पे भी आ सकती है, क्योंकि मैंने कहा कि हर 2π के बाद वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं। x की वैल्यू यहाँ पे π/3 भी हो सकती है, -π/3 भी हो सकती है। तो ऐसे में इनफाइनाइट वैल्यूज आपको मिलेंगी, और जिसको आप जनरल वैल्यू कहते हो, तो इसकी आप जनरल वैल्यूज लिख सकते हो 2nπ, क्योंकि आपको पता है 2π का जो मल्टीपल होगा, यहाँ पे n क्या होगा, एक इंटीजर होगा, और प्लस माइनस, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम रहती वैल्यू, तो +- π/3। तो ये एक जनरल वैल्यू हो गई किसकी, x की।
तो अगर आप n की वैल्यूज पुट करते जाओगे तो x की आपको इनफाइनाइट वैल्यूज मिलती रहेंगी। तो n की वैल्यू आप पुट करते जाइए, 1 2 3 0 से स्टार्ट कीजिए या नेगेटिव में जाइए, x की सारी वैल्यूज क्या होंगी, सही होंगी। तो इस लेक्चर में हम यही समझने वाले हैं कि ये सॉल्यूशंस हमको मिलते कैसे, हमको x की वैल्यूज का पता कैसे चला। दूसरा सॉल्यूशन जो होता है आपके पास उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन का, किसी भी हमारे पास जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो वहां पे वेरिएबल की वैल्यू होती है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2 पाई। मतलब 0 और 2 पाई के बीच में होनी चाहिए। 0 हो सकती है लेकिन 2 पाई से कम होनी चाहिए, 0 और 2 पाई के बीच में होनी चाहिए। 0 वैल्यू हो सकती है लेकिन 2 पाई नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर x की वैल्यूज देखें तो n की वैल्यू आप 0 पुट करके देखें तो π/3 आ सकती है। उसी तरीके से अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आप माइनस रखोगे, फिर आप प्लस नहीं रख सकते हो, अदरवाइज जो जनरल वैल्यू हो जाएगी, जनरल सॉल्यूशन 2 पाई से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो दूसरी वैल्यू जो आ रही है दैट इज, अगर n की वैल्यू आप 1 रखते हो तो दैट इज 2 पाई प्लस π/3 तो हो नहीं सकता क्योंकि प्लस में वो 2 पाई से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो 2 पाई माइनस π/3 तो दैट विल बी इक्वल टू 5 π/3। तो ये दो वैल्यूज आएंगी x की। तो ये दो आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है। जनरल सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो सकते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वही होंगे जिनकी वैल्यूज 0 और 2 पाई के बीच में होंगी। अगर 2 पाई से कम होगी और 0 या 0 से ज्यादा होगी तभी मैं उसको क्या कहूंगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहूंगा। तो उस बीच में आपकी जितनी भी वैल्यूज आएंगे वो सारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। हो सकता है किसी भी इक्वेशन का एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो या फिर एक से ज्यादा हो, जैसे कि यहाँ पे 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम कैसे जनरल सॉल्यूशन का और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का पता करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर sin x, cos x, tan x वगैरह की वैल्यू 0 होती है तो क्या होता है, वो कहाँ पे 0 होती है। तो आपने एक चीज, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हम किसी भी एंगल को लेते हैं, मान लेते हैं ये एंगल x है, तो ये हमारे पास हो गया a, ये हमारे पास हो गया b। तो आपको पता है sin x इक्वल टू होता है b एंड cos x इक्वल टू होता है a। तो आपको पता है कि a की वैल्यू 0 कब होगी, जब आप y एक्सिस पे होंगे, मतलब यहां पे होंगे। जब ये एंगल यहां पे चला जाएगा दैट इज 90 डिग्री यानी π/2, तो a की वैल्यू 0 होगी। या फिर जब एंगल यहां पे होगा दैट इज 90 + 90 + 90 270 डिग्री और यू कैन से 3π/2, तो वहां पे a की वैल्यू 0 होगी। उसी तरीके से b की वैल्यू 0 होगी, मतलब sin x की वैल्यू कहां पे 0 होती है, ये होती है x एक्सिस पे, क्योंकि x एक्सिस पे b की वैल्यू 0 होगी। तो यहां पे दैट इज पाई, फिर 2 पाई। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब sin x की वैल्यू, अगर sin x की वैल्यू 0 होती है, इफ sin x इक्वल टू 0, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इफ sin x इक्वल टू 0, x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए 0 हो सकती है ऑब्वियसली, देन पाई, फिर 2 पाई, देन 3 पाई भी हो सकती है, क्योंकि आप रिवॉल्व अगर करते जाओगे 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, एंड इस तरीके से x की वैल्यू क्या होगी, n पाई। मतलब n की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू n है, तो आपको ध्यान रखना है n क्या है, एक इंटीजर है। हर जगह पे n क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, n पाई हो सकती है। तो ये आपके पास हो गया इसका एक जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑब्वियसली दो होंगे, एक n की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, और दूसरी n की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू पाई आएगी। तो ये दो क्या है, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। 2 नहीं रख सकते आप n की वैल्यू, वो 2 पाई हो जाएगा, तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा। जनरल सॉल्यूशन तो n पाई है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसके 2 ही होंगे। उसी तरीके से अगर हम बात करें cos x की, तो मैंने आपको अभी बताया था cos x इक्वल टू अगर 0 है, ध्यान रखिए, अगर cos x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर cos x इक्वल टू 0 है, cos x 0 कब होगा, cos x की वैल्यू क्या आई थी, a आई थी, और cos x की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0 कब होगी, जब a जो है वो x एक्सिस पे नहीं y एक्सिस पे होगा। y एक्सिस पे जो x कोऑर्डिनेट होता है आपको पता है वो 0 हो जाता है, और इसलिए π/2 पे, फिर 3π/2 पे, फिर अगेन आपको पाई और जाना पड़ेगा, तो फिर प्लस पाई कितना हो जाता है, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2,
इस तरीके से ये जितनी भी वैल्यूज होंगी मींस पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स। तो आप ये कह सकते हो ऑड मल्टीपल्स को आपको पता है 2n+1 की फॉर्म में लिखते हैं, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2n+1 पाई बाय 2। किसका ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 का। n अगेन यहाँ पे एक इंटीजर होगा, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखोगे तो पाई बाय 2 आ जाएगी x की वैल्यू, और अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2n+1 पाई बाय 2 दैट इज 3 पाई बाय 2 x की वैल्यू हो जाएगी। तो ये दो क्या होंगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी, और बाकी सारी की सारी वैल्यूज प्रिंसिपल वैल्यूज नहीं होंगी। तो दो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। उसी तरीके से अब हम 10x की बात करते हैं। तो 10x इक्वल टू अगर 0 है, आपको पता है 10x इक्वल टू क्या होता है, 10x इक्वल टू sin x बाई cos x दैट इज b बाई a। तो b जहां पे 0 होगा वहां पे 10x 0 होगा, यानी अगेन 10x भी क्या होगा, ये x एक्सिस पे 0 होगा, x एक्सिस पे यानी कि 0 पाई फिर 2 पाई 3 पाई 4 पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, x इक्वल टू यहाँ पे n पाई हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है। तो ये तो हो गया जब 10x sin x cos x ये तीनों की वैल्यू अगर 0 आती है तो हम x की वैल्यू कैसे पता करेंगे। ये तो बड़ा सिंपल था, बट क्या हमेशा हमारे पास इक्वेशन ऐसी रहेंगी कि sin x इक्वल टू 0 या cos x इक्वल टू 0 या 10x इक्वल टू 0? नहीं, हमारे पास इक्वेशंस अलग तरीके से हो सकते हैं। हो सकता है sin x इक्वल टू 1 या sin x इक्वल टू 1/2, cos x इक्वल टू -1/2, 10x इक्वल टू 3, 10x इक्वल टू √3, इस तरीके से वैल्यूज दी हैं। तो तब हम क्या करेंगे, तो सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, हमको ये इक्वेशंस का सॉल्यूशन पता करना है। तो सपोज हमारे पास इक्वेशन बनती है sin x इक्वल टू sin अल्फा, जहां पे अल्फा एक नोन एंगल है, जैसे sin x इक्वल टू sin पाई बाय 3। तो मैंने अभी आपको बोला है sin x इक्वल टू sin 60 डिग्री होता है या sin x इक्वल टू sin पाई बाय 3 होता है, वहां पे मैंने आपको बताया था। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि x की वैल्यू पाई बाय 3 ही होगी, x की इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं यहाँ पे, क्योंकि पाई बाय 3 देन अगेन 5 पाई बाय 3, फिर अगेन जो वैल्यूज होती है वो रिपीट होती रहती हैं 2 पाई के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की जो वैल्यूज होंगी वो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, मतलब एक से ज्यादा यहाँ पे वैल्यूज आएंगी x की। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास अगेन वही आता है कि इतनी सारी वैल्यूज जो होंगी x की, उनके बारे में हमें पता कैसे चलेगा। तो हम सिंपली इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमारे पास दिया है यहाँ पे sin x इक्वल टू sin अल्फा, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं sin x माइनस sin अल्फा इक्वल टू 0, राइट। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका हम क्या करेंगे। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, दैट इज sin x माइनस sin y का। तो sin x माइनस sin y का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, sin x माइनस sin y इक्वल टू 2 cos x प्लस y बाई 2 साइन, यहाँ पे y की जगह पे क्या है अल्फा, तो 2 cos x प्लस अल्फा बाई 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। तो साइन x माइनस साइन अल्फा को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब आपके पास एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में आप ये देख सकते हो कि अगर इसकी वैल्यू 0 आती है, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, कौन कौन, एक ये ऑब्वियसली 2 की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती है, तो या तो cos x प्लस अल्फा बाई 2 की वैल्यू 0 होगी, या फिर sin x माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू 0 होगी। इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी तो है नहीं, तभी ये 0 होगा। क्योंकि आपको पता है दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब उनमें से या तो एक नंबर या फिर दोनों के दोनों नंबर क्या हो, 0 हो। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, cos x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, ये हो सकता है, राइट। तो अगर cos x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 होगा, तो यहां पे देखिए अगर cos x इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो इसका मतलब cos x प्लस अल्फा बाई 2 की वैल्यू 0 होगी, तो x प्लस अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x प्लस अल्फा बाई 2। यहाँ पे आप दोनों तरफ अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 कैंसिल कर सकते हो। x इक्वल टू क्या आ रहा है, 2n प्लस 1 इंटू पाई, मतलब x की जो वैल्यू आ रही है वो पाई का ऑड मल्टीपल और यहाँ पे माइनस अल्फा। 2n प्लस 1 क्या होगा, पाई का ऑड मल्टीपल, पाई बाई 2 का नहीं, पाई का ऑड मल्टीपल। यहाँ पे देख सकते हो 2n प्लस 1 इंटू पाई है, ना कि पाई बाई 2। अगेन लेकिन दूसरी कंडीशन भी हमारे पास कि यहाँ पे साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए साइन x इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू क्या होता है,
यहाँ पे x की जगह क्या है, x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई। तो यहाँ पे x माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी n पाई। तो हम n पाई पुट कर देते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जा रही है आपको, x माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई, और यू कैन से x इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर हमको पाई का ऑड मल्टीपल मिलता है, यहाँ देखिए पाई का ऑड मल्टीपल होता है तो हम माइनस अल्फा करेंगे, और अगर पाई का इवन मल्टीपल होता है तो हम प्लस अल्फा करेंगे। तो हमारे पास इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर लोगे तो आप लिख सकते हो n पाई प्लस माइनस 1 रेस्ट पावर n इंटू अल्फा। तो ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने इसको लिखा है। कैसे, देखिए इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 2n प्लस 1 क्या होता है, 2n प्लस 1 एक ऑड नंबर होगा और 2n क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। अगर पाई का ऑड मल्टीपल होता है, मतलब अगर n की वैल्यू जो है 2n की जगह पे हम n यहाँ पे यूज कर सकते हैं। n क्या है, एक कोई भी नेचुरल नंबर है। तो अगर n एक ऑड नंबर होता है, n क्या है, एक ऑड नंबर होता है, तो तब फॉर्मूला क्या आएगा, ये आएगा, सॉरी फॉर्मूला तब ये आएगा। और अगर n इवन नंबर होता है तो तब ये आएगा, क्योंकि n की जगह पे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 2n। तो अगर यहाँ पे n ऑड नंबर होता है तो आपको पता है n अगर ऑड नंबर होता है तो क्या होगा, पाई के मल्टीपल में से माइनस करना। तो यहाँ पे देखिए अगर n ऑड नंबर होता है तो माइनस 1 रेस्ट पावर n, माइनस 1 की पावर अगर ऑड होती है तो नेगेटिव आता है, माइनस 1 की पावर अगर इवन आता है तो पॉजिटिव आता है। तो देखिए अगर इवन होता है तो n पाई प्लस ये पॉजिटिव रहेगा तो n पाई प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर n ऑड है तो ये माइनस 1 की पावर जो ऑड होती है नेगेटिव आएगा, तो तब ये नेगेटिव आएगा। तो इसीलिए हम फॉर्मूले को इस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि कैसे हम जो साइन x इक्वल टू साइन अल्फा अगर हमारे पास आता है तो x की वैल्यू हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो आपको ध्यान यही रखना है, इफ साइन x इक्वल टू साइन अल्फा इट इंप्लाइज दैट x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेस्ट पावर n इंटू अल्फा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही 3 फॉर्मूले हमको यूज करने हैं। अब हम सेम फॉर्मूला कॉस के लिए डिराइव करते हैं कि अगर हमारे पास कॉस x इक्वल टू कॉस अल्फा आता है तब हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो अगर cos x इक्वल टू कॉस अल्फा आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे, दैट इज cos x माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0। और आपको पता है cos x माइनस कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, cos x माइनस कॉस y का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली माइनस 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 कौन हो सकता है, साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, या फिर साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आप देखिए अगर साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 होता, अगर साइन x इक्वल टू 0 होता तो x की वैल्यू क्या होती है, n पाई। तो इसका मतलब x प्लस अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n पाई माइनस अल्फा। अगेन दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास, साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये भी तो हो सकता है। तो पहली कंडीशन तो ये आ गई कि x की वैल्यू ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास, साइन x माइनस अल्फा बाई 2, इसकी वैल्यू भी 0 हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू n पाई। हमको ये फॉर्मूला ही यूज करना है अभी, राइट। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस अल्फा। तो इन दोनों को कंबाइन कीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, 2n पाई माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या आ रही है 2n पाई प्लस अल्फा। तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो सकती है x की वैल्यू होगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, प्लस अल्फा या फिर माइनस अल्फा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि अगर cos x इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, इसका मतलब क्या होता है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो cos x का फॉर्मूला हमारे लिए डिराइव करना बहुत इजी है। तो अब हम सेम फॉर्मूला 10 के लिए भी डिराइव कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास 10x इक्वल टू 10 अल्फा होता है, आपको ध्यान रखना है अगर हमारे पास 10x इक्वल टू 10 अल्फा होता है तो हमको सेम यही काम करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ और काम करते हैं। 10x को क्या लिख सकते हैं हम, साइन x बाय कॉस x इक्वल टू 10 अल्फा को साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन x कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस x
साइन अल्फा। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, कॉस एक्स साइन अल्फा को हम दूसरी साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। दूसरी साइड कुछ नहीं बचेगा। तो आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा, और ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन एक्स माइनस अल्फा का। तो आपको पता है साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो यहाँ पे हमारे पास सेम फॉर्मूला है, तो इसका मतलब साइन एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0। और आपको पता है अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 होता है तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, एन पाई होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0 है, साइन एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0 है, तो एक्स माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, इक्वल टू एन पाई। और यहाँ से एक्स हमको मिल गया, दैट इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। ये सबसे इजी था, तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दीजिए। अगर 10x इक्वल टू 10 अल्फा होता है तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एन पाई प्लस अल्फा। और ये 3 फॉर्मूले हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप समझ गए होंगे हमारे पास 1 2 3 ये 3 फॉर्मूले हैं। इन 3 फॉर्मूले की हेल्प से, ये 3 फॉर्मूले तो डिराइव करने में तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हमको, बट इन 3 फॉर्मूलों की हेल्प से हमने ये नए 3 फॉर्मूले डिराइव किए। और ये 3 फॉर्मूले हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी होती हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये 3 इक्वेशंस प्लस ये 3 इक्वेशन, टोटल 6 इक्वेशंस हो गई। ये 6 इक्वेशंस बहुत यूजफुल होती हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने में। अगर आपको ये 6 इक्वेशन समझ में आती हैं तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बहुत इजी हो जाती हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे, और उन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से हम कुछ नए फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो नए फॉर्मूले क्या क्या हैं और उनका यूज, क्योंकि उनका यूज आपको बहुत ज्यादा करना होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला आता है साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम पाई बाय 2 कहते हैं। तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, इसको आप बड़ी इजीली कह सकते हो ये होता है कॉस एक्स, क्योंकि आप इसे 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। उसी तरीके से अगर मैं आपको कहूं साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या होगा, तो ये भी होगा कॉस एक्स। अब आप पूछोगे कैसे, तो देखिए इसको हमारे पास डिराइव करने का एक तरीका है। आपको पता है साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, इसमें हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, साइन एक्स प्लस वाई वाला। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। एक्स ये है और वाई ये है, तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 2 कॉस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 साइन एक्स। तो साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1 इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 कितना होता है 0 इंटू एक्स, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 0 हो गया वो। तो कॉस एक्स प्लस 0 ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स। लेकिन क्या हमको सारे फॉर्मूले इसी तरीके से डिराइव करने हैं, तो बाकी के फॉर्मूले भी आप इस तरीके से डिराइव कर सकते हो। जैसे अगर आपको डिराइव करना है साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू ये होता है साइन एक्स, तो इसको कैसे करूंगा मैं, सेम उसी तरीके से साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा साइन पाई कॉस एक्स माइनस कॉस पाई साइन एक्स। अब साइन पाई की वैल्यू होती है 0, आपको पता है पाई कहां पे होता है एक्स एक्सिस पे साइन की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, और वाई एक्सिस पे कॉस की वैल्यू 0 होगी। तो जो साइन पाई 0 होता है तो बचा आपके पास माइनस कॉस पाई इंटू साइन एक्स, तो वो हो जाएगा कॉस पाई की जो वैल्यू होती है, क्योंकि वो नेगेटिव होती है पाई पे, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में आती है, तो वो हो जाएगी -1। और आपके पास जो वैल्यू आएगी इस तरीके से साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू आप क्या लिखोगे साइन पाई कॉस एक्स माइनस कॉस पाई साइन एक्स। तो आप क्या करोगे साइन पाई की वैल्यू पुट कर दोगे 0 इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा 0 माइनस कॉस पाई की जो वैल्यू होती है -1 इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स। तो बस यहां से आपको मिल गई वैल्यू साइन एक्स। अब आपको इतने सारे फॉर्मूले डिराइव करने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक बहुत अच्छा शॉर्टकट बताता हूं इसका। तो देखिए हमको करना क्या है, साइन पाई माइनस एक्स आपके पास यहाँ पर है, तो मैं पहले कुछ और फॉर्मूले आपको बता देता हूँ, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे साइन पाई प्लस एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस साइन एक्स। उसी तरीके से अगर साइन 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स की वैल्यू आप लिखो तो वो होती है माइनस कॉस एक्स। अगर आप साइन 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स की जो वैल्यू लिखोगे दैट इज माइनस कॉस एक्स। और अगर आप साइन 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू लिखते हो तो दैट इज माइनस साइन एक्स। बट अगर आप साइन
2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू लिखते हो। 2 पाई के बाद तो आपको पता है सेम एंगल रिपीट होते हैं, तो 2 पाई प्लस एक्स वो आप आंखें बंद करके क्या लिख सकते हो, साइन एक्स लिख सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि इसको याद कैसे करना है। देखिए आपको दो चीजें याद रखनी है। आपको एक चीज दिख रही है कि जब भी हम साइन पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 या पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी हो सकते हैं, तो आपको दो चीजें याद रखनी है। एक, आप पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स के साथ आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, या पाई के मल्टीपल के साथ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पाई बाय 2 है, यहाँ पे पाई बाय 2 है, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 है, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 है। तो जहां पे पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल आता है, मतलब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, वहां पे आप एक चीज देख सकते हो, वहां पे साइन का क्या हो जा रहा है, कॉस हो जा रहा है। आप देख सकते हो साइन का कॉस, पाई बाय 2 था कॉस, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 था कॉस, 3 पाई बाय 2 था कॉस, 5 पाई बाय 2 आएगा कॉस, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। दूसरी चीज, जहां पे पाई या पाई के कोई भी मल्टीपल आ रहे हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, वहां पे साइन का साइन ही रह रहा है। देखिए पाई माइनस एक्स, पाई प्लस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि अगर पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो कुछ नहीं करना है, हमको जस्ट साइन को चेंज करके कॉस कर देना है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही है हमारे पास, दूसरी प्रॉब्लम हो रही है साइंस में, मतलब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव 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 पॉजिटिव, वो हम कैसे याद रखेंगे। तो हमको कुछ भी रटना नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, हमको केवल और केवल दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज कि मल्टीपल किसका है, अगर पाई बाय 2 का मल्टीपल है ऑड मल्टीपल, क्योंकि अगर 4 पाई बाय 2 हुआ तो पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल नहीं हुआ, वो तो पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल हो गया, वो पाई का मल्टीपल हो जाएगा उस केस में। तो अगर पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, इस तरीके से, तो साइन का कॉस हो जाएगा। और दूसरी चीज आपको देखनी है क्वाड्रेंट। आपको पता है, आपको x को एज्यूम करना है कि ये क्या है, एक्यूट एंगल है। तो अगर हम क्वाड्रेंट देखें, कोई सा भी क्वाड्रेंट हम देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है सारे पॉजिटिव होते हैं, वो आप पहले से ही जानते हो। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन पॉजिटिव होता है, और बाकी जो cos, tan ये नेगेटिव होते हैं। साइन के साथ ऑब्वियसली cosec भी पॉजिटिव होगा। तो आपको पता है साइन जो होता है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और बाकी के क्वाड्रेंट में थर्ड और फोर्थ में वो नेगेटिव होता है। आपको इसी चीज को यूज करना है। अब देखिए हमारे पास क्या है, जो वैल्यूज आती हैं हमको यही रखना है कि अगर साइन जो पढ़ रहा है अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज नेगेटिव हो जाएगा। देखिए जैसे पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो पाई बाय 2 प्लस एक्स या पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 से कम, तो पाई बाय 2 से कम 90 डिग्री से कम होगा। आपको पता है यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो यहाँ पे 0 हो गया, ये पाई बाय 2 हो गया, ये पाई हो गया, और ये 3 पाई बाय 2 हो गया, और ये आप कह सकते हो 2 पाई भी 0 के साथ ही आता है। तो अगर पाई बाय 2 से कम है, मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स है, तो ऑब्वियसली हम यही एज्यूम करेंगे पाई बाय 2 से कम है, तो ये किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसीलिए पॉजिटिव रहेगा। पाई बाय 2 प्लस एक्स है, पाई बाय 2 से ज्यादा है, तो कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मैंने आपको बोला है कि आप एज्यूम करिए कि एक्स अभी क्या है, एक एक्यूट एंगल है। अगर एब्ट्यूस एंगल भी हुआ तो भी वो बाद में सॉल्व हो जाएगा, तो बाद में आपको उसको 2 बार में सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन जनरली इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। तो अगर पाई बाय 2 से थोड़ा ज्यादा होता है तो किस में आएगा, ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। पाई माइनस एक्स, तो आप देख सकते हैं पाई माइनस एक्स के लिए पाई से कम है, तो पाई से कम है तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, क्योंकि पाई से ज्यादा होगा तब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो अगेन अभी भी पॉजिटिव है। फिर पाई प्लस एक्स, अब जाके हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, पाई से ज्यादा वो आ गए हम थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव आ रहा है। 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 से कम है, तो अभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, नेगेटिव। देन 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाय 2 से ज्यादा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग आ गए यहाँ पे, तो अगेन नेगेटिव रहेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई से कम है, तो 2 पाई से कम है तो अभी भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो नेगेटिव। और 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई से ऊपर पहुंच गए, अगेन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए दो चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पे। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाय 2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, और क्योंकि पाई बाय 2 है तो साइन का कॉस हो जाएगा। पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा और कॉस हो जाएगा। यहाँ पे पाई माइनस एक्स, पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरीके से पाई प्लस एक्स, अब देखिए पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन जो
क्वाड्रेंट है वो हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से 3π/2 का मल्टीपल आ गया तो साइन का कॉस हो जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव। 3π/2 का मल्टीपल है तो साइन का कॉस हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव। उसी तरीके से 2π का मल्टीपल है तो साइन का साइन ही रहेगा, क्योंकि पाई के जो मल्टीपल्स हैं, यहाँ पे पाई का मल्टीपल आ रहा है 2π, तो साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव। और यहाँ पे पाई का मल्टीपल है तो क्या होगा, साइन का साइन ही रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव। उसी तरीके से हम अब कॉस के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। देखिए कॉस π/2 - x फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो जैसे साइन का कॉस हुआ था वैसे कॉस का साइन होगा अगर π/2 का मल्टीपल होगा तो, और अगर पाई का मल्टीपल होगा तो कॉस का कॉस ही रहेगा। और साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आपको वही चीज ध्यान रखनी है। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। तो π/2 - x किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, लेकिन π/2 है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x। उसी तरीके से कॉस π/2 + x अगर हम करते हैं तो π/2 का मल्टीपल है तो ये क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। लेकिन ये अब हम किस में आ जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। इसका नहीं देखना है, इसको देखना है, जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसको देखेंगे अपना, कि जो आपका आंसर आ रहा है उसको नहीं देखना है, जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसको हमें देखना है। उसी तरीके से कॉस π - x, पाई से कम है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, तो यहाँ पे पाई का मल्टीपल है तो कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से cos π + x, तो cos π + x क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा, क्योंकि हम पहुंच गए अब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव ही रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और क्योंकि पाई का मल्टीपल है तो cos x ही रहेगा। देन आता है cos 3π/2 - x, 3π/2 से कम है अभी भी, तो अभी भी हम थर्ड क्वाड्रेंट में ही हैं, तो क्या हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव, और 3π/2 का मल्टीपल है तो ये हो जाएगा sin x। उसी तरीके से cos 3π/2 + x, अब हम पहुंच गए 3π/2 से ज्यादा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट पे, और 3π/2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन का क्या, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x, और वो भी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में अब आ चुके हैं। नेक्स्ट है आपके पास cos 2π - x, किस में है, अभी भी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हैं, तो क्योंकि पाई का मल्टीपल है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। देन आता है cos 2π + x, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू cos x, क्योंकि हम अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुके हैं, और यही साइकिल चलता रहेगा। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हर 2π के बाद एंगल्स रिपीट होते हैं, राइट। तो जैसे हमने साइन और कॉस के लिए किया वैसे ही हम tan के लिए भी कर सकते हैं। बस tan किस में कन्वर्ट होगा, अगर π/2 का मल्टीपल होगा तो π/2 का ऑड मल्टीपल होगा तो tan कन्वर्ट होगा cot में, cot कन्वर्ट होगा tan में। उसी तरीके से sec कन्वर्ट होगा cosec में, और cosec कन्वर्ट होगा sec में अगर π/2 का ऑड मल्टीपल होगा, और पाई का मल्टीपल हुआ तो sec का sec रहेगा, tan का tan रहेगा, cot का cot रहेगा, और cosec का cosec रहेगा। तो आप अपने फॉर्मूले इजीली डिराइव कर सकते हो इस तरीके से। तो बस आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, ये कोई डेरिवेशन नहीं है, एक शॉर्ट ट्रिक है, जस्ट ताकि आपको चीजें याद रहें। तो ये थे कुछ फॉर्मूले। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई फॉर्मूला 2π के बाद हर एंगल क्या होता है, रिपीट होता है, तो आप बोल सकते हो जैसे sin 2nπ, 2n, n क्या है यहाँ पे, कोई भी इंटीजर है, तो 2π, फिर n के वैल्यू अगर 2 रख देंगे तो हो जाएगा 4π, 6π, 8π, 10π एंड सो ऑन, वो हर 2π के बाद रिपीट होता रहेगा। तो हम बोल सकते हैं sin 2nπ + x इक्वल टू sin x। उसी तरीके से आप कह सकते हो cos 2nπ + x इक्वल टू cos x, या फिर tan 2nπ + x इक्वल टू tan x। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं डिराइव करना, इनको आप इनको इजीली डिराइव कर सकते हो। और ये जो मैंने आपको बताया अभी, इनकी अगर आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स हैं तो बहुत कुछ रटने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बहुत सिंपली अभी बताया कि आपको केवल 2 ही चीजें ध्यान में रखनी है, एक कि मल्टीपल किसका है, π/2 का है या पाई का है। अगर π/2 का है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है, tan का कॉट, कॉट का tan हो जाता है, और अगर
क्वाड्रेंट है, अगर वो जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर उस क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है तो साइन आप नेगेटिव कर दोगे। तो बस दो ही चीजें होती हैं कि साइन का कॉस कब हो रहा है, कॉस का साइन कब हो रहा है, या फिर साइन का साइन ही कब रह रहा है, कॉस का कॉस ही कब रह रहा है, या फिर कब पॉजिटिव रहेगा कब नेगेटिव रहेगा। तो यही दो चीजें हैं कि साइन कब चेंज करना है, पॉजिटिव का नेगेटिव या नेगेटिव का पॉजिटिव कब करना है, और साइन का कॉस, कॉस का साइन कब करना है। तो ये दो ट्रिक्स मैंने आपको बता दी कि कैसे हम इनको ध्यान रखेंगे, तो फिर आपको इतने सारे फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।